अस्सलामुअलैकुम। कौन सा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर देश है? कौन सी कंट्री दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर है? अगर इस सवाल में आपको मुश्किल होती है तो ज़रा सोचो, किस देश की इकोनॉमी सबसे बड़ी इकोनॉमी है? किस देश के पास 20 ट्रिलियन से ज़्यादा का जीडीपी है? किस देश की कंपनियां दुनिया की सबसे फेमस कंपनियां हैं? किस देश की फिल्मों ने सबसे ज़्यादा दुनिया पर असर डाला है? कौन से देश ने सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज जीते हैं? और कौन से देश ने सबसे ज़्यादा ओलंपिक मेडल्स जीते हैं? और कौन सी कंट्री की मिलिट्री पावर सबसे ज़्यादा ताकतवर है? इन सारे सवालों का जवाब है अमेरिका, अमेरिका एंड अमेरिका। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है, आखिर यूएसए इसी कंट्री कैसे बना? उन्होंने ऐसा क्या किया जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर मुल्क बना? इस सवाल को जानने की कोशिश आज हम इस वीडियो में करेंगे। दोस्तों, ये चार्ट दिखाता है पिछले 2000 साल की हिस्ट्री। दुनिया के जीडीपी में किस कंट्री का कितने परसेंट कंट्रीब्यूशन रहा है। अब देखोगे, 1800 से पहले इंडिया और चाइना दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर थी। दुनिया में ज़्यादातर ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हिंदुस्तान और चाइना के अराउंड ही रिवॉल्व करती थी और 1800 सालों तक ऐसा ही चलता रहा। लेकिन 1900 के बाद से सिर्फ पिछले 100 सालों के अंदर यूएसए ने अपना डोमिनेट दिखाया और दुनिया के जीडीपी में इतना बड़ा शेयर ले लिया। आखिर ये पॉसिबल कैसे हुआ? थोड़ी हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। साल 1492 की बात है। इटालियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस ने नॉर्थ अमेरिका के पास कुछ कैरिबियन आइलैंड्स की डिस्कवरी की। इसी बात से यूरोपियंस को अमेरिका के बारे में पता चला और अमेरिका की कॉलोनाइजेशन की शुरुआत हुई यूरोपियंस के जरिए। इस दौरान अमेरिका में रेड इंडियन भी रहते थे, जिन्हें नेटिव अमेरिकन कहा जाता है। बहुत सारी अलग अलग ट्राइब्स थीं। स्पेन ने तकरीबन साउथ अमेरिका को कॉलोनाइज्ड किया, जिसे आज के दिन लातिन अमेरिका भी कहा जाता है। यही रीज़न है ज़्यादातर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ में स्पेनिश बोली जाती है। ब्रिटेन ने तकरीबन 1600 में एक पहली कॉलोनी बनाई और फ्रांस ने भी कॉलोनाइजेशन शुरू किया। शुरुआत में ये तीन मैन पावर्स थीं, ब्रिटेन, फ्रांस एंड स्पेन, जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका को कॉलोनाइज्ड किया। इसके बाद आने वाले सालों में अमेरिका में रहने वाले नेटिव अमेरिकन की पॉपुलेशन 80 से 90% ख़त्म हो गई। इसके पीछे कई रीज़न हैं और इस सब में सबसे बड़ा रीज़न है जो डिजीजेस यूरोपियन कॉलोनाइजर्स अपने साथ लेकर आए थे। इन्फ्लुएंजा एंड स्मॉल पॉक्स जैसे डिजीजेस जिनके लिए इम्यूनिटी नहीं थी नेटिव अमेरिका के अंदर। इसके भी कई अरसों बाद 4 जुलाई 1776 को अमेरिका ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया ब्रिटिश के साथ, तो अमेरिका एक नई कंट्री बन गया। यहाँ पर जन्म होता है यूएसए का। ये अपने आप में एक बड़ी कहानी है। लेकिन हम 1850 के बाद आते हैं। अगर आप चार्ट में देखोगे तो अमेरिका का जो ग्राफ है वो 1850 के बाद ऊपर उठना शुरू हुआ था। ये वो ज़माना था जब ब्रिटिश, स्पेनिश, फ्रेंच कॉलोनाइजर्स दुनिया भर के कई देशों पर और कई ट्रीटीज पर कब्जा करके बैठे थे। इंडिया भी ब्रिटिश राज की एक कॉलोनी थी। ऐसे में यूएसए जो देश था वो ऑलरेडी डेमोक्रेटिक देश बन चुका था। तो कोई भी नया देश अगर सोचता कि मुझे भी यूएसए के साथ जुड़ना चाहिए या फिर फ्रेंच, स्पेनिश, ब्रिटिश के राज के अंदर आ जाना चाहिए, तो कोई भी देश यूएसए के साथ मिलना प्रेफर करता, क्योंकि उन्हें वही फ्रीडम, वही डेमोक्रेसी मिलती जो यूएसए के अंदर कई स्टेट को मिलने लग रही थी। यही रीज़न था कि ओहियो, इलिनॉइस, फ्लोरिडा ने प्रेफर किया कि हम भी यूएसए के साथ जुड़ जाएंगे, इससे पहले कि वो भी किसी ब्रिटिश राज स्पेनिश के अंदर एक कॉलोनी बन के रह जाएं। 1836 में टेक्सास एक स्टेट थी जिसने आज़ादी पाई मैक्सिको से, लेकिन मैक्सिको फिर भी उनको इतना तंग कर रहा था कि टेक्सास ने कहा हम भी जुड़ना चाहते हैं यूएसए के साथ। करके एक के बाद एक स्टेट यूएसए के साथ जुड़ती गई और यूएसए इस तरह बड़ा बनता गया। हर स्टेट का यूएसए के साथ जुड़ने का अपना रीज़न था। ऐसा नहीं है कि यूएसए भोला भाला था, मगर अमेरिका डेमोक्रेटिक कंट्री ज़रूर था, लेकिन उनकी भी इंटेंशन थे कि जितना ज़्यादा वो अपनी कंट्री की टेरिटरी को एक्सपेंड कर सकें उतना ही अच्छा होगा। इसी रीज़न से 1867 में जो अलास्का की टेरिटरी थी
वो अमेरिका ने रशिया से खरीद ली एट द प्राइस ऑफ $7.2 मिलियन। ऐसे ही एक हवाई की स्टेट है जो पैसिफिक ओशन के बीचों बीच है। आप सोचोगे कि ऐसी ट्रीटी जो यूएसए से बहुत दूर है वो कैसे यूएसए का पार्ट हो सकती है, क्योंकि यूएसए ने उस पर कब्जा किया था। 1998 में यूएसए ने किंगडम ऑफ हवाई को भी ओवरथ्रू कर दिया और उसकी ट्रीटी को भी ओके बाय कर दिया। कहने के लिए यूएसए एक कॉलोनाइजर नहीं था ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन की तरह, लेकिन इसका बिहेवियर उन्हीं जैसा ही था। कुछ जगहों के पर्सपेक्टिव से देखें तो पुर्टो रिको, गुआम, फिलीपींस के जो एरियाज थे उन्हें भी यूएसए ने दोबारा एनेक्स किया गया 1898 में बाय द यूएस प्रेसिडेंट विलियम मैकिनली। यूएसए ने $20 मिलियन दिए स्पेन को फिलीपींस अपने अंदर लेने के लिए, लेकिन आज के दिन फिलीपींस एक आज़ाद कंट्री है क्योंकि 1946 में फिलीपींस को आज़ादी मिल गया था यूएसए से, तो सारा पैसा बेकार। तो 1900 में यूएसए तो बहुत बड़ा देश बन चुका था, ढेरों ट्रीटीज यूएस का पार्ट थी, और जाहिर सी बात है जितना बड़ा देश होगा उतनी ही ज्यादा इकोनॉमी आपकी बड़ी होगी, उतनी ज्यादा जीडीपी होगी। रीजन है कि आप ग्राफ में देखोगे यूएसए ऑलरेडी काफी बड़ा शेयर हासिल कर चुका है जीडीपी वर्ल्ड का। दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर्स हुई थी, लेकिन ये दोनों वर्ल्ड वॉर्स कहाँ हुई थी? यूरोप में हुई थी। फ्रांस, जर्मनी, यूके, स्पेन, इटली सब एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में, और यूएसए अपना साइड में दूर अलग से बैठा था। हालांकि यूएसए ने भी पार्टिसिपेट किया था इन वर्ल्ड वॉर्स में, लेकिन हथियार सप्लाई किए थे इन देशों को, यूएसए की जमीन पर लड़ाई नहीं हुई थी। बहुत से अमेरिकन सोल्जर्स जरूर शहीद हुए इन दोनों वर्ल्ड वॉर्स में, लेकिन यूएसए में इकोनॉमिकली ज्यादा असर नहीं पड़ा। यूएसए अकलौती कंट्री नहीं थी, इसने प्रॉफिट कमाया इन वर्ल्ड वॉर्स में। कितने हथियार उन्होंने बेचे जर्मनी, फ्रांस और बाकी यूरोपियन कंट्रीज को, ये ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहे, और फ्रांस, जर्मनी, यूके जैसी कंट्रीज थी, इनके अंदर पूरी तबाही मच गई। ऐसा नहीं है कि यूएसए ने कुछ ज्यादा नाजायज फायदा उठाया इस तबाही से, बस ये चांस की बात थी कि यूएसए की इकोनॉमिकली प्रॉफिट में रहा इन वर्ल्ड वॉर्स में। बात थी यूरोपियन कंट्रीज में जब जंग छिड़ी, यूरोपियंस लोगों को लगा कि हमारी करेंसी का सत्यानाश हो गया और हमारी इकोनॉमी अब डूबने वाली है। तो हम क्या करते हैं, अपना पैसा बचाने के लिए यूएस डॉलर खरीद लेते हैं, क्योंकि डॉलर स्टेबल करेंसी है और अमेरिका एक स्टेबल कंट्री है इन वर्ल्ड वॉर्स के टाइम पर। तो बहुत सारे लोगों ने जाकर यूएस डॉलर खरीद लिए, जिससे यूएसए के डॉलर्स की वैल्यू बढ़ गई। 1944 में जब वर्ल्ड वॉर 2 अपने मकाम पर थी, 14 अलाइड कंट्रीज साथ में आई और उन्होंने डिसाइड किया कि हम अपनी करेंसी को स्टेबल रखने के लिए यूएस डॉलर के साथ लिंक करेंगे, और यूएस डॉलर गोल्ड के साथ लिंक रहेगा। और अलाइड कंट्रीज ने वर्ल्ड वॉर 2 जीती और यूएस डॉलर इस तरह इंटरनेशनल करेंसी बन गया। इसके बाद इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूनाइटेड नेशंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की गई, और अमेरिका ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया। ऐसा ही एक थी GATT, द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रिप एंड ट्रेड, 1947 में फाउंड किया गया 23 कंट्रीज के दौरान। इन कंट्रीज ने डिसाइड किया कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए अपने बीच जो ट्रेड बैरियर्स हैं उसको घटा देंगे। इसका मतलब था कि हम स्वदेशी नेशनलिज्म को प्रमोट करने की जगह हम इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ावा देंगे। यही चीज बाद में जाकर WTO में बन गई 1995 में। 1950 के बाद अमेरिका और सोवियत यूनियन जो सबसे बड़ी सुपर पावर्स बन के निकली, और यहाँ शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। यूएसए और सोवियत यूनियन के बीच में जो जंग थी उसको कोल्ड वॉर कहा जाता है। एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी, लेकिन एक दूसरे से डायरेक्टली लड़ने की जगह इन दोनों कंट्रीज ने प्रॉक्सी वॉर खेली। मतलब अपने एक देश में जाके एक दूसरे से नहीं लड़ेंगे, दूसरी कंट्रीज में जाकर उन्होंने लड़ाई करनी शुरू की। जिन जिन देशों में यूएसए को लगता था कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फैल रही है, वो वहां जाकर उन देशों में सरकारें गिरा देते थे, कभी अपोजिशन को पैसे से फंडिंग करके, तो कभी टेररिस्ट रेबल ग्रुप की फंडिंग करके।
तो कभी डायरेक्टली असैसिनेट करके, जैसे कि बोलिवियन कोप में 1964 के 6 गुएवारा को CIA के ऑपरेटिव्स ने एग्जीक्यूट किया। ऑपरेशन साइक्लोन में अफगानिस्तान में जाकर तालिबान मिलिटेंट्स की फंडिंग की ताकि सोवियत यूनियन को इन्फ्लुएंस रोका जा सके, और इसी वजह से यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप की भी शुरुआत हुई। ऐसी ही कई कहानियां सुनने को मिली। ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, ईरान, कोंगो, डोमिनिकन रिपब्लिक और कई सारे एग्जाम्पल हैं। ऐसे मुल्कों से इतने सारे मुल्कों की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करने की वजह से और बहुत सारे मुल्क डायरेक्टली डिपेंडेंट कर गए USA पर, जिसकी वजह से अमेरिका और भी ज्यादा पावरफुल बन गया। यही रीजन है आज के दिन 800 से ज्यादा मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के 70 से ज्यादा अलग अलग मुल्कों में। और कोल्ड वॉर के दौरान ये सब अचीव करने के लिए अमेरिका को बहुत सारा पैसा स्पेंड करना पड़ा मिलिट्री पर, जिसकी वजह से अमेरिका की मिलिट्री पावर बेस्ट है दुनिया में। और ये कोई इतनी अच्छी चीज नहीं है, वीडियो के एंड पर बताऊंगा क्यों। 1949 में अमेरिका ने नेटो अलायंस बनाए यूरोपियन कंट्रीज के साथ सोवियत यूनियन के इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए, और ये नेटो अलायंस आज के दिन एग्जिस्ट करती हैं। इसी वजह से अमेरिका हमेशा कोऑपरेटिव रहा है यूरोपियन कंट्रीज के साथ, और ज्यादातर वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज अमेरिका पर काफी डिपेंडेंट रही इतने सालों के लिए, क्योंकि उनकी खुद ही की इकोनॉमीज डिस्ट्रॉय हो चुकी थी और अमेरिका काफी पावरफुल निकला था। इन सब बुरी चीजों के लिए पूरे मुल्क को ब्लेम करना सही नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ढेरों प्रेसिडेंट आए USA में, जिनमें से कुछ प्रेसिडेंट ऐसे थे जो मिलिट्री पावर पर फोकस करते थे, जैसे कि रोनाल्ड रीगन, रिचर्ड निक्सन, जॉर्ज बुश और डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्रेसिडेंट ऐसे भी थे जो पीसफुल अलायंसेस बनाने पर फोकस करते थे और उनका मिलिट्री में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, जिसकी वजह से मुल्क आगे बढ़ा पीसफुली। जैसे कि अल गोर एक वाइस प्रेसिडेंट थे USA के, रोजवेल्ट, वुडरो विल्सन, जिम्मी कार्टर और बराक ओबामा। वुडरो विल्सन वो प्रेसिडेंट थे USA के जिन्होंने फैसला किया कि अमेरिका को बाहर ही रखा जाएगा वर्ल्ड वॉर 1 से, और सिर्फ तभी इंटरफेयर किया उन्होंने 1917 में, जब पता लग रहा था कि अमेरिका के इंटरफेरेंस से ये वॉर खत्म हो सकती है। उन्होंने लीग ऑफ नेशंस की भी शुरुआत की थी, जो कि एक इंटरनेशनल बॉडी थी यूनाइटेड नेशंस की ही तरह, और यूनाइटेड नेशन से पहले शुरू की गई थी। एक अटेम्प्ट था पूरी दुनिया में पीस लाने का। तो कोल्ड वॉर के वक्त दुनिया का नक्शा कुछ ऐसे दिखता था। ऑलमोस्ट हर एक मुल्क या तो अमेरिका के साथ था या सोवियत यूनियन के साथ। तो कोई हैरानी की बात नहीं थी कि जब सारे मुल्क या तो इस तरफ जाएंगे या फिर उस तरफ। इससे दोनों मुल्क और पावरफुल बन गए, ये दोनों मुल्क सुपर पावर बन गए। 1990 के बाद जब सोवियत यूनियन टुकड़ों में बिखर गया, तो उसके बाद सिर्फ एक ही सुपर पावर का मुल्क रह गया दुनिया में, जो कि था अमेरिका। ये सारे रीजंस तो जियोपॉलिटिकल थे, लेकिन इसके अलावा कुछ इंटरनल रीजन भी थे जिसकी वजह से अमेरिका इतना बड़ा मुल्क बन पाया। एक ऐसा ही बड़ा इंटरनल रीजन है, अमेरिका की जो पुलिसेस थी वो हमेशा टैलेंट को अट्रैक्ट करती थी, अच्छे इमिग्रेंट्स को अट्रैक्ट करती थी। अपने मुल्क में कितने सारे एग्जाम्पल्स हैं इसके, और ये रीजन आज के दिन तक भी वैलिड है। खुद ही सोच कर देखो, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन जो अमेरिका में जाकर बड़ा पॉपुलर हुआ, एलोन मस्क एक साउथ अफ्रीकन जो अमेरिका में आया और इतना सक्सेसफुल बना। अमेरिका जो पॉलिसीज हैं और जो उनका कल्चर है वो टैलेंट को बढ़ावा देता है, इनोवेशंस को प्रमोट करता है। लेकिन इतनी पावरफुल सुपर पावर बनने के बाद भी दोस्तों ग्राउंड रियलिटी क्या है? अमेरिका में आम आदमी की होम ओनरशिप रेट है वो सिर्फ 65.8 था, और 2020 में यानी 30% से ज़्यादा लोगों के पास अपने खुद का घर नहीं है। अमेरिका दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज है। टॉप 1% लोगों के पास 42.5 पॉइंट वेल्थ है। मुल्क की हेल्थ केयर सिस्टम अमेरिका का बहुत ज़्यादा महंगा है और ख़राब है। ओबेसिटी लेवल्स एक बहुत ही कमाल के लेवल तक पहुंच चुका है। अमेरिका में ढेरों स्टूडेंट्स अपने कॉलेज की ट्यूशन फीस अफोर्ड ना कर पाते।
इतना महंगा है कॉलेज में पढ़ना। अमेरिका में के करोड़ों के कर्ज में डूब जाते हैं वहाँ पर स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ अमेरिका में कोई ढंग के गन लॉज नहीं हैं। 600 से ज़्यादा मास शूटिंग हुई थी सिर्फ एक साल के अंदर 2020 में अमेरिका में, जिसकी वजह से 3000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई। तो शायद इतना ज़्यादा पैसा मिलिट्री में खर्च करने के बजाय अगर अमेरिका अपने लोगों की डेवलपमेंट में ये पैसा खर्च किया होता तो शायद इस सुपर पावर के कुछ मीनिंग होते। आज के दिन नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन जैसी कंट्रीज हैं, ये अमेरिका से कितने आगे निकल चुकी हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के मामले में। लेकिन इन कंट्रीज को कोई सुपर पावर नहीं बुलाता, क्योंकि शायद ये कंट्रीज इकोनॉमिकली इतनी पावरफुल नहीं हैं, इनकी मिलिट्री इतनी पावरफुल नहीं है। लेकिन एक आम आदमी की ज़िंदगी गुजारने का तरीका नॉर्डिक कंट्रीज में बहुत बेहतर है अमेरिका के मुकाबले में। तो इस वीडियो से अगर कोई लेसन हमको मिलता है तो वो ये है कि किसी भी मुल्क को सुपर पावर बनने के पीछे नहीं भागना चाहिए। बस अपने मुल्क को बेहतर बनाने पर फोकस करो, अपने लोगों की ज़िंदगी सुधारने पर फोकस करो। ये सुपर पावर के ख्वाब रहने दो। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।